नमस्कार साथियों। कुछ दिनों पहले आपके जो 12th पास सीईटी का जो एग्जाम होता है उससे जुड़ा नोटिफिकेशन आया था और हमने उसके बारे में बड़े अच्छी तरीके से चर्चाएं की थी कि जो सामान्य निर्देश है, परीक्षा की जो प्रकृति होगी या फिर जो परीक्षा से जुड़ा जो सिलेबस है उस सिलेबस से कैसे डील किया जाए। अगर आपका उद्देश्य केवल सीईटी पास करना है तो हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या फिर आप लंबे उद्देश्य के लिए चल रहे हो, आने वाले एग्जाम की तैयारी अभी से कर रहे हो, तो उस संबंध में भी हमने सिलेबस को देखा था और उस सिलेबस से जुड़ी पुस्तकें कौन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास और उस पुस्तकों के बाद में किस प्रकार से हमारा अध्ययन होना चाहिए, वो सारी बातें हमने की है। अब कुछ दिनों पहले ही आपके जो ग्रेजुएट लेवल का जो स्नातक स्तर का जो सीईटी है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रेजुएशन के बाद आने वाली भर्तियां हैं, उन आने वाली भर्तियों में बैठने के लिए, उनमें अपने उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपको पहले सामान्य पात्रता परीक्षा, हम सीईटी जिसको बोलते हैं, पास करना अनिवार्य है। और उस सीईटी का भी आपके विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है और उस सिलेबस के अंदर, उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत हमें सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो जो सामान्य निर्देश है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम बातें देखेंगे। उसके बाद में हमारा जो मूल फोकस रहेगा आज की इस कक्षा के अंतर्गत, हम पूरे सिलेबस को देखेंगे कि इस सिलेबस से किस प्रकार से डील किया जाए, उस सिलेबस को कैसे एक तरीके से हम समझें, कैसे इसको पढ़ें। क्योंकि जब आप स्नातक स्तर के सीईटी के सिलेबस को देखते हो तो मुझे आरएस जो प्री है उसके सिलेबस के समकक्ष आपके सिलेबस नजर आ जाता है। और जिस बच्चे ने अच्छे से सीईटी के सिलेबस को कवर कर लिया है तो उसके चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे कि वो आरएस प्री को भी क्लियर कर पाएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा आपके सिलेबस दे दिया इन्होंने। और अगर आप उस सिलेबस को और थोड़े गहनतम विश्लेषणात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसमें क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भी दी गई है, उसको भी आप ठीक ढंग से तैयार कर लेते हैं, तो कुछ हद तक, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन 30-35% तक आप आरएस मेंस के सिलेबस को भी आप कवर कर सकते हो। पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी एक अलग प्रकृति होती है और जो लिखित एग्जाम होते हैं उनकी अलग प्रकृति होती है, लेकिन टॉपिक यही है। तो उन टॉपिक को अगर आप गहनतम और विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो उस हद में आप कह सकते हैं कि आप आरएस मेंस की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन आरएस प्री की जो प्रकृति ऑब्जेक्टिव होती है, सीईटी की प्रकृति भी ऑब्जेक्टिव होती है, तो उस संबंध में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि सीईटी का सिलेबस अगर आपने अच्छे से कवर किया तो आरएस प्री भी आपके अच्छे से हो जाएगी, ये बात भी तय है। तो जो सीईटी का एग्जाम है स्नातक स्तर का, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसकी चर्चा आपके दो स्तरों पर करेंगे। पहले तो हम इसके जो सामान्य निर्देश है जो नोटिफिकेशन में आए हुए हैं, उन सामान्य निर्देशों को देख लेंगे और उसके बाद में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और उस पाठ्यक्रम की चर्चा के संबंध में ही जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की हम चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दो आपके भागों में क्लास रहेगी, जहां पर हम एक तरह से सामान्य निर्देशों की बात करेंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम की बात करेंगे, उनसे जुड़े पुस्तकों की बात करेंगे, पुस्तकों से कैसे डील की जाए, पाठ्यक्रम से कैसे डील किया जाए, ताकि हमारे मन में कोई शंका नहीं रहे और सारे हमारे जो समाधान है वो हो जाए, हमारे सारी जिज्ञासाएं वो शांत हो जाए। सामान्य निर्देशों की बात करें तो सर, ये जो सीईटी हो रही है ये कौन कौन से पदों में काम आएगी। सबसे पहला सवाल तो बच्चों का यही रहता है कि किन किन भर्ती में बैठने के लिए हमें सीईटी चाहिए स्नातक स्तर की। तो कुछ आपकी लोकप्रिय जो सेवाएं होती है, जैसे आपके ग्राम विकास अधिकारी, जैसे वीडियो है, पटवारी है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है, महिला पर्यवेक्षक है, जो आपके होमगार्ड जो सेवा होती है उसमें प्लाटून कमांडर की जो है, और तहसील जो राजस्व लेखाकार है, उस भर्ती के लिए भी आपके सीईटी अनिवार्य है। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन के शुरुआत में सारे पद दिए हुए हैं, सारे सेवाएं दी हुई है, जिसके लिए सीईटी अनिवार्य है। सामान्यतः महिला पर्यवेक्षक लोकप्रिय आपके एग्जाम है, छात्रावास ग्रेड 2 लोकप्रिय एग्जाम है, जो आपके होमगार्ड जो सेवा होती है उसमें प्लाटून कमांडर जो पद है वो लोकप्रिय है, वीडियो की भर्ती लोकप्रिय है, इसके पटवारी की भर्ती लोकप्रिय है। तो इन सारी भर्तियों में अगर आपको बैठना है तो आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। तो एक बात हमारे सामने क्लियर होगी कि जो ये कुछ आपके एग्जाम है, कुछ आप पद है, उन पदों में बैठने के लिए आपको सबसे पहले सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। एक उप जेलर का जो पद है उसके लिए भी आपको सीईटी चाहिए। तो पदों के बाद में जो दूसरी चर्चा है विद्यार्थियों, वह है इसके स्वरूप की। तो स्वरूप की बात करें तो परीक्षा निश्चित रूप से आप सब इस बारे में आप जानकर रख रहे हो, परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ होगी और उसमें जो ABCDE ऑप्शन आएंगे और उस अनुसार फिर आपको विकल्पों का चयन करना है। ये कोई नौकरी की जो आपके है गारंटी नहीं है, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद में आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिस पद की ओर आप जाते हो, तो केवल आपके पात्रता परीक्षा रहेगी। मान्यता कब तक रहेगी? तो जो हमने 12th पास सीईटी को हमने देखा था वही बात यहाँ पर है। जिस तारीख को परिणाम आएगा उस परिणाम से आपके 3 वर्ष तक ये आपके सर्टिफिकेट जो सीईटी का मान्य रहेगा। एक इसमें समझने वाली बात यह है कि आप हर बार सीईटी दे सकते हो,
जैसे मान लीजिए आपने पहली बार सीईटी दिया है और मान लीजिए आपके 300 में से 200 नंबर आए हैं, और अगली बार आपने सीईटी दिया तो वहां 300 में से आपके 250 नंबर आए हैं, तो जो सर्वोच्च अंक है, जो सर्वोत्तम अंक है वही आपके मान्य होंगे, तो ये सर्टिफिकेट आप मान्य करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंक सुधार के लिए सीईटी को 3 सालों में जितनी बार आप दे सकते हो उतनी बार आप दे सकते हो, जितनी बार ये होगा उतनी बार आप दे सकते हो। तो ये भी आप अंक सुधार वाला भी इसमें आपके प्रावधान रखा गया है। इसके बाद विद्यार्थियों अगर हम और सामान्य बात करें तो टोटल जो प्रश्न की संख्या है वो प्रश्न की संख्या होगी आपके 150, हर सवाल आपके 2 नंबर का होगा, तो ये 300 जो नंबर हो जाएंगे आपके, और 300 नंबर आपको जो सवाल है 300 नंबर वाले 150 सवाल है उनको हल करने के लिए जो समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का भी समय दिया जाएगा। अब इसमें भी विद्यार्थियों एक बात ये आ रही है, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, तो पहले जैसे पात्रता परीक्षाएं होती थी उनमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी, न्यूनतम अंक अर्जित करने की आपकी समस्या नहीं होती थी। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी निरंतर अपनी कार्यशैली में प्रश्न पत्र लेने के तरीके में बदलाव कर रही है, और उन बदलावों के तौर पर हम देखेंगे तो यह बात हमें समझ में आती है जब हम मुख्य परीक्षाओं को ओर जाते हैं, तो वहां हमें गुणात्मक की जगह मात्रात्मक जो भीड़ होती है ज्यादा दिखाई देती है। लोग तैयारी कम करते हैं, एग्जाम ज्यादा बैठते हैं, तो उस वजह से कई बार कुछ हड़बड़ी हो जाती है, और उन्हीं को दृष्टि रखते हुए या फिर हम कह सकते हैं कि गुणात्मक स्तर को सुधारने के लिए जो डिसीजन लिया गया है कि भाई जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें अगर आपको पास होना है तो न्यूनतम आपको 40% तो अंक आपको लाने ही पड़ेंगे। अब आप 150 प्रश्नों के अगर आप 40% निकाल लीजिए या फिर 300 अंकों के 40% निकाल लीजिए, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि भाई अगर हमें इस परीक्षा को पास करना है तो न्यूनतम हमें 40% अंक लाना ही होगा। जो हमारे SC/ST जो कैटेगरी है उनमें यह 5% की छूट दी गई है, तो 35% उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया। एक और इसमें बात हमें दिखाई दे रही है वो है नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रखा गया है, 1/3 रखा गया है, और 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है आप सब जानते हो, अगर आपने 3 प्रश्नों का अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो जो आपके एक राइट पर्सन है वो भी आपके माइनस में चला जाएगा। तो जो बोर्ड का निर्णय है ना 40% वाला और 1/3 वाला, ऐसे देखे तो ठीक है, इससे बच्चा सीईटी को लाइटली नहीं लेगा, उसको समझेगा और उसके लिए अच्छी तैयारी करेगा, और जब वो अच्छी तैयारी करेगा तो आने वाले चीजों में काम भी आएगा। जैसे मान लीजिए आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, ग्राम विकास अधिकारी तैयारी कर रहे हो, और जब आप सीईटी का सिलेबस देखोगे तो ग्राम विकास अधिकारी और सीईटी के सिलेबस में कई सारी बातें आपको समानता नजर आएगी, साम्यता नजर आएगी, बिल्कुल हमें उसमें चीजें इक्वल नजर आएगी। तो जब आप सीईटी की अच्छी तैयारी करोगे तो वही तैयारी फिर आपके ग्राम विकास अधिकारी में काम आ जाएगी, वही तैयारी आपके पटवारी में काम आ जाएगी, उप जेलर में काम आ जाएगी, महिला पर्यवेक्षक में काम आ जाएगी, प्लाटून कमांडर में काम आ जाएगी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 भर्ती उसमें काम आ जाएगी, तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती उसमें काम आ जाएगी। तो ये सही डिसीजन है, और इसमें जो योग्य है और जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं वास्तविक रूप से सरकारी सेवाओं में आते हैं, वो तो निश्चित रूप से 40% का जो दायरा है वो कवर कर ही लेंगे, और 1/3 जो माइनस मार्किंग रखेगी, नेगेटिव मार्किंग रखेगी, वो भी ठीक है। तुक्के लगाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, और जो वास्तविक अध्ययन करते हैं, गंभीर अध्ययन करते हैं, उनके लिए तो फिर नेगेटिव मार्किंग कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे तो आगे तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग आपको सामना करना पड़ेगा जब आप मूल पदों की भर्ती के लिए बैठोगे, तो उसकी प्रैक्टिस एक प्रकार से ही हो जाएगी आपके। तो नेगेटिव मार्किंग वाला भी ठीक डिसीजन है, और 40% वाला गुणात्मक सुधार के लिए भी आपके ठीक है। तो आपको तैयार भी होना चाहिए, भविष्य में और कठिनाई आएगी तो उन कठिनाई को अभी से आप तैयार करेंगे तो चीजें आपके लिए सरल होती जाएगी। आयु तो सामान्य बात है, इसमें 1 जनवरी 2027 तक, 1 जनवरी 2027 तक जो आपकी आयु है वो न्यूनतम 18 और अधिकतम जो आपके 40 वर्ष है वहां तक आप रह सकते हो। इसमें कई आपके जो वर्ग है उनको छूट दी गई है, जैसे जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो SC/ST OBC अति पिछड़ा वर्ग EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, इनके जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, लेकिन एक शर्त ये है कि वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए। तो आयु में ऊपरी आयु में छूट दी गई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे 18 और 40 वर्ष की आपकी आयु रखी गई है। कई बार क्या होता है विद्यार्थी, हम जब बताते हैं किसी नोटिफिकेशन के बारे में तो भूल हो जाती है, मानवीय दृष्टि से कई बार चीजें 19-20 हो जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि भाई जो आपके मूल नोटिफिकेशन है उसको एक बार देख लें, उसको खुद अपने स्तर पर भी पढ़ लें। कई बार चीजें छूट जाती है वो भी ध्यान में आ जाती है, कई बार चीजें गलत हो जाती है वो भी सुधार हो जाता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा देखें। और इसमें एक सिस्टम जो हमने 12th क्लास की सीईटी में देखा था वही है, जो हर प्रश्न के पीछे आपके 5 विकल्प होंगे A B C D E। अब इसमें विद्यार्थियों जैसे
पहले क्या होता था, कुछ बच्चे से आरोप लगाए जाते थे कि बच्चे गोले खाली रख कर आ जाते हैं, फिर बाद में भरे जाते हैं, भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है। तो फिर हमारी संस्थाओं ने एक अच्छा डिसीजन लिया, उसमें एक नया ऑप्शन जोड़ दिया, ई ऑप्शन। अगर आप किसी प्रश्न को अटेंड नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आपको इसमें ई जो गोला है वो भरना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। अब बोर्ड ने यहाँ पर 2 स्तर पर काम किया है कि मान लीजिए आपने ऐसे प्रश्नों की संख्या जिसमें ई ऑप्शन नहीं भरा है, क्योंकि ई ऑप्शन वो होता है जिसका अर्थ होता है कि आप इस प्रश्न को करने की इच्छुक नहीं है, आपकी इस प्रश्न के आंसर की जानकारी नहीं है, इसलिए आपने ई ऑप्शन भरा है। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रश्न में ई ऑप्शन नहीं भरा और ऐसे प्रश्नों की संख्या 10% से कम है, कुल प्रश्नों की संख्या के 10% से कम ऐसे प्रश्न हैं जहां पर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तब तो आपके वापस नेगेटिव मार्किंग 1/3 की जाएगी। यानी अगर आपने जो 150 सवाल है, 150 सवाल में से जो 15 सवाल से भी कम सवाल अगर आप ऐसे हैं जहां आपने कोई भी गोला नहीं भरा, तो फिर आपके 1/3 वाला जो आपके प्रोसेस है वहां पर भी आपके लागू हो जाएगा। भले ही आपने उत्तर गलत नहीं भरा हो, लेकिन गोला खाली छोड़ दिया, इसलिए वो माइनस हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपने कुल प्रश्नों का 10% से अधिक ऐसे प्रश्न छोड़ दिए हैं खाली, जिसमें आपने ई ऑप्शन भी नहीं भरा, ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं भरा, और उनकी संख्या 10% से ऊपर चली गई है, तो फिर आपको इस भर्ती परीक्षा के परिणामों की दृष्टि से आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको निश्चित रूप से जो 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, इनमें से अच्छा विकल्प देखना है, सुयोग्य विकल्प देखना है, सही विकल्प देखना है, उसको भरना है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इनमें से किसी विकल्प की जानकारी नहीं है, ये प्रश्न में अटेंड करने की स्थिति में नहीं हूं, तो फिर आप क्या करें, जो ई ऑप्शन है उसका चुनाव करें, वो भरें, ताकि पता लगे कि भाई आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते। तो ये ध्यान रखें, पहले क्या होता था, जो प्रश्न नहीं करते थे उसको खाली छोड़ देते थे, कोई गोला नहीं भरते थे। लेकिन अब एक नया आपके प्रयोग हुआ है और प्रयोग कुछ हद तक सफल भी होता नजर आ रहा है, तो आप उस प्रयोग को भी ध्यान रखेंगे। और 10% वाला बात अपने तो इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं, अपने जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसमें अपन को ये गोला भर देना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सामान्य निर्देश है मोटे मोटे रूप से, कौन कौन से पद आते हैं, क्या आयु होनी चाहिए, किस प्रकार से जो ये नोटिफिकेशन में बताया गया कि जो इसकी प्रमाण पत्र कितने वर्ष तक रहेगा आपके, प्रश्न संख्या 150 है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, 300 सवाल हो जाएंगे, 3 घंटे का वो समय दिया गया है, 40% अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रखी गई है, उसकी भी हमने बात की है। तो ये है विद्यार्थियों आपके सामान्य निर्देश, और ये तो सभी पता ही है आपको। अब हम बात करते हैं, जो हमारी मूल बात है वो है पाठ्यक्रम। विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम को कैसे डील करें। जो मेन बच्चों की समस्या होती है वो इसी से जुड़ी होती है, सामान्य निर्देशों से कोई समस्या नहीं है। समस्या पाठ्यक्रम की है, समस्या पुस्तकों की है, समस्या पाठ्यक्रम और पुस्तक में उलझे हुए उस बच्चे की है, वो डील नहीं कर पा रहा है, वो संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा पाठ्यक्रम और पुस्तकों के बीच में, भटकता रहता है, तब तक आपके एग्जाम आ जाते हैं और वो एग्जाम की उस परिणाम की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो पुस्तकों को देख लेते हैं, अब हम पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं, तो अगर हम इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आरएस प्री से कहीं ना कहीं आपको जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आरएस के सिलेबस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर पाठ्यक्रम में टॉपिक को तो हम नहीं देखेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे और उस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हमारे लिए उचित हो सकती है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन पाठ्यक्रम को बताने से पहले मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर 2 विद्यार्थी नजर आते हैं। एक तो वह विद्यार्थी जिनका उद्देश्य केवल सीएटी क्लियर करना है, एक वह विद्यार्थी जिनका उद्देश्य सीएटी प्लस आने वाली जो भर्ती है उसकी अभी से तैयारी करनी है। क्योंकि जो आने वाली भर्ती है, चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, कोई भी भर्ती आप देख लीजिए, उसका सिलेबस तो लगभग 80% तो वही रहता है। अगर बदलाव होता है तो 20% होता है। तो अगर आप अपने जिस एग्जाम की ओर आप जा रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस निकालें और सीएटी का सिलेबस निकालें, दोनों में से उन पॉइंटों को आप देखिए, पॉइंटों को बाहर निकालें, उन सब्जेक्ट को बाहर निकालें जो दोनों में बिल्कुल सेम है और उनको आप ज्यादा पढ़ें। इससे फायदा क्या होगा, सीईटी तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन सीईटी के एग्जाम होने के दरमियान ही आने वाले भर्ती के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि सीईटी का एग्जाम दिया, परिणाम आया, उसके बाद आप भर्ती की तैयारी करो, तब तक बहुत पीछे छूट जाओगे। तो फिर भी मैं दोनों बच्चों के नजरिए से बात करूंगा। एक तो केवल वह बच्चे जिनका उद्देश्य केवल सीईटी क्लियर करना है, और एक वह बच्चे जो आने वाली भर्तियों को लेकर चल रहे हैं, उनका उद्देश्य हमें विस्तृत और व्यापक नजर आ रहा है, तो उनकी भी बात करेंगे। इन बच्चों के लिए तो सीधी सी बात है, आप मार्केट में जाइए और कोई भी एक गाइड ले लीजिए और गाइड के साथ किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिए। इसका क्या मतलब हो गया कि आप देखेंगे मार्केट के अंदर सीईटी स्तर की कई सारी गाइडें हैं, खूब गाइडें हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो आपको पसंद है, जिसमें आपको रुचि है, जिस पर आपको विश्वास है, वे एक गाइड लीजिए। और राजस्थान में ऐसी कई सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कोई सारी कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपके सीईटी स्तर की तैयारी करवा रहे हैं। आप उनसे पढ़िए, या नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप क्या करें,
उनके जो नोट्स होते हैं जो सीईटी के स्तर के, आप उन्हें लीजिए। अब आप क्या कीजिए, जो आपके गाइड है, जैसे गाइड से आपने एक टॉपिक पढ़ा और वही टॉपिक आप नोट से पढ़ा, दोनों को जोड़िए और अपने खुद के नोट्स बना लीजिए और फिर बार बार इन्हीं नोट्स का आप क्या करें, रिवीजन करें। 100% आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो सीईटी को पास करने का बस इतना ही फॉर्मूला है कि एक निश्चित अपने पास स्रोत होना चाहिए, एक स्रोत, एक गाइड, बस एक गाइड हो गई, उसके साथ में किसी कोचिंग क्लास के एक नोट्स जो सीईटी स्तर के हैं, दोनों को अच्छे से पढ़े, हर टॉपिक को दोनों से पढ़े और उसके बाद में दोनों को मिश्रित करते हुए अपने खुद के नोट्स बनाएं और फिर नोट्स जो आपने कोचिंग के लिए उनको छोड़ दीजिए, गाइड जो आपने खरीदी उसको छोड़ दीजिए। एक बार आपके नोट्स बन गए, फिर उन्हीं नोट्स को 7-8 बार रिवाइज करें। सीईटी निश्चित रूप से आपकी क्लियर हो जाएगी, कहीं पर भी 1% भी आपकी समस्या नहीं आएगी। तो ये हमने विद्यार्थियों सीईटी के केवल पास करने वाले स्तर की बात कर। अब विद्यार्थियों में दूसरी बात यहां करूंगा, इन विद्यार्थियों के लिए जो सीईटी भी क्लियर करना चाहते हैं, आने वाले भर्ती को भी अभी से तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे वाले बच्चों की बात करते हैं, कई सारी किताब बता देते हैं, तो फिर बच्चे आलोचना भी करते हैं कि सर एक सीईटी को पास करने के लिए इतनी सारी किताब पढ़े, तो फिर वो हमारा उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं बच्चे। हम दो स्तर पर बात कर रहे होते हैं इनकी, कि एक तो माइनस मार्किंग भी है, 40% वाला क्राइटेरिया भी है, प्लस आप आने वाले भर्तियों की भी तैयारी करेंगे, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपको कई सारी किताब बताते हैं। अगर इतना बड़ा आपका उद्देश्य नहीं है तो फिर सीधी सी बात है, मामला आपको यही खत्म होगी, आगे आपको क्लास देखने की भी जरूरत नहीं है, यहां तक आप कर लीजिए, नोट्स और गाइड देख लीजिए, बिल्कुल सीईटी आपकी क्लियर हो जाएगी। और अब वह बच्चे इस कक्षा को देखेंगे ज्यादा, और देखना भी चाहिए, उनको समझना भी चाहिए कि अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं पहले आपकी राजस्थान की, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो राजस्थान है, उस राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास प्लस राजस्थान की कला और संस्कृति, ये इसके टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक के लिए विद्यार्थी आप क्या करें, जो हमारे राजस्थान बोर्ड है, आरबीएससी की पुस्तकें हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12, इसमें से जो कक्षा 9 और 10 की पुस्तक है, ये बिल्कुल राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के लिए ही लिखी गई। कक्षा 9 में और कक्षा 10 में, एक कक्षा में आपकी राजस्थान के इतिहास है पूरा, प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल, और एक पुस्तक के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं राजस्थान की कला और संस्कृति मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर होते हैं। लेकिन क्योंकि छोटी पुस्तक है, कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि ये इतने से क्या हो जाएगा, तो आप क्या करें, इन पुस्तकों के साथ पप्पू सिंह प्रजापत, पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक लीजिए, बहुत बड़ी पुस्तक आती है, हमें पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी है, उसमें से हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस का भाग है। कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है वो लेवें, उनके साथ में आप क्या करें, पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक देखें, जिसमें कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास समाहित है, बिल्कुल एक जगह दिया हुआ है। हालांकि आप जो नया एडिशन आएगा वो अलग अलग आएगा इतिहास कला संस्कृति का, लेकिन आप पुराना एडिशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छे तरीके से लिखा गया है। 100% सवाल इसमें से आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं आपके भारत का इतिहास। जो भारत का इतिहास, हालांकि भारत की कला संस्कृति तो नहीं है, भारत का केवल इतिहास दिया गया है। और भारतीय इतिहास के लिए विद्यार्थी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं भारतीय इतिहास में, तो कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो पुस्तकें हैं, क्योंकि आधुनिक काल का भारत उसमें है मुख्य रूप से, तो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 की पुस्तक, कक्षा 12 की पुस्तक, जिसकी शीर्षक है आजादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 और आजादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, ये 11th और 12th में चलती है दोनों पुस्तकें, और मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपके पास कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहां से भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उन दोनों पुस्तकों में पढ़ लीजिए, 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, कोई 2 पॉइंट छूट रहे हैं, तो किसी भी कोचिंग के नोट से आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन 80% तो 11-12 की जो बुक है उससे कवर हो जाएगा आपकी। तो मेरे हिसाब से भारतीय इतिहास के लिए आप किसी पुस्तक की ओर नहीं जाए, 11-12 की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक उसकी ओर चले जाए, बिल्कुल आपके लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल आपके चीजें कवर हो जाएगी उससे। अगला जो हमें नजर आता है विद्यार्थियों, वो है राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के जो भूगोल है उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना, इन सर की पुस्तक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, बड़ी अच्छी तरीके से पुस्तक लिखी गई है, बेसिक से पुस्तक लिखी गई है, डिटेल से पुस्तक लिखी गई है। हरिमोहन सक्सेना सर की पुस्तक पढ़ लीजिए,
और कई बार हमें लगता है कि जो गणित अकादमी पुस्तकें होती है उनमें तथ्यों की कमी होती है, तो या फिर आप इसको ले लीजिए या फिर किसी भी कोचिंग क्लास के आप ज्योग्राफी के नोट्स ले लीजिए, भूगोल के नोट्स। राजस्थान जो ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स ले लीजिए, उसमें से जो राजस्थान भूगोल पढ़ लीजिए। और अगर नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, पुस्तक की ओर चले जाते हैं, तो हरिमोहन सक्सेना सर की राजस्थान की भूगोल की हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक आती है, तो आप उसको देखेंगे तो चीजें आपके लिए सरल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों भारत के भूगोल की। अब भारत के भूगोल में क्या पढ़े, तो भारत के भूगोल में रमेश सोनी सर कई कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए सर ये, और अच्छी तरीके से इन्होंने भारतीय भूगोल, राजस्थान के भूगोल, विश्व भूगोल लिखा है, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाते भी है, तो आप इनकी पुस्तक ले लीजिए। और ठीक लिखी हुई यहाँ पर भारत के भूगोल के लिए, और भारत के भूगोल रमेश सोनी सर की पुस्तक हो जाएगी। इनके साथ में कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो NCERT है, जिसमें भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल अच्छा लिया हुआ है, वो आप ले लीजिए। दोनों को प्लस कर दीजिए यहाँ पर, रमेश सोनी की पुस्तक और उसके साथ में आपके कक्षा 9 और कक्षा 11 की एक बुक आती है भारत का भूगोल। कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो भारत का भौतिक भूगोल पुस्तक है 80% सेम ही है, 11 थोड़ी चीजें अधिक दी हुई है, 9 थोड़ी चीजें कम है, लेकिन दोनों पढ़ लीजिए। 40-40, 50-50 पेज की पुस्तक है, कोई ज्यादा लंबे समय भी नहीं लगेगा, तो भारत का भूगोल भी आपके कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राजस्थान के पॉलिटी की, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, उस राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी सर की पुस्तक आती है, आप उसको देख लीजिए। या फिर आपके जनक सिंह मीणा जो ग्रंथ अकादमी से जुड़े हुए हैं, आप उनकी पुस्तक देख लीजिए। और इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक पुस्तक आप पढ़ें, इस बात का आप ध्यान रखें। दोनों पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दो एक राहुल चौधरी सर की पुस्तक पढ़ लो या फिर जनक सिंह मीणा की पुस्तक पढ़ लो, सिलेबस लगभग आपके इसमें मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब बच्चे देख रहे होंगे तो ये नहीं सोचना सर ने सीईटी के लिए इतना किताब कैसे बता दी, नहीं, बार बार कह रहा हूं कि पुस्तकें सीईटी में भी काम आएगी, सीईटी से जुड़े आने वाले भर्तियों में भी काम आएगी, और अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की ओर जाते हो तो वहां तो निश्चित रूप से काम आएगी। जैसे एक उदाहरण समझिए आप, जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति में आप एक पॉइंट पढ़ते टॉपिक पढ़ते हो संत, तो आप इस संत वाले टॉपिक को केवल सीईटी स्तर का क्यों पढ़ो, संत वाला टॉपिक ऐसा पढ़ो ना कि सीईटी में भी काम आ जाए, सीईटी आधारित अन्य भर्तियों में भी काम आ जाए आने वाली में, और राजस्थान प्रशासनिक सेवा से जुड़े जो हमारे प्रश्न पत्र उनमें भी काम आ जाए। आप क्या करते हो, पहले एक टॉपिक को सीईटी के स्तर का पढ़ोगे, फिर भर्ती आएगी तो उसको वापस थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ोगे, जब आरएस की तैयारी करने जाओगे और बड़े पदों की तैयारी करने जाओगे फिर से टॉपिक और पढ़ोगे। एक टॉपिक आपने 3 बार पढ़ दिया, 3 बार मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ी। इससे अच्छा है कि एक बार जमकर मेहनत कर लो, एक बार अपने खुद के नोट्स बना लो, और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम काम आ जाए, आपको बार बार फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय आजकल की प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होता है, समय कम होता है और कम समय में अधिक डिलीवर करना पड़ता है, परिणाम अधिक देने पड़ते हैं, तो फिर आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको भी ऐसा नहीं कि बार बार नोट्स बढ़ाते फिरो, वैसा काम नहीं होता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीजें आपको सूट नहीं कर रही तो सीधी सी गाइड और नोट्स की ओर चले जाए, चीजें आपकी वैसे भी आसान हो जाएगी। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए विद्यार्थी राहुल चौधरी, जनक सिंह मीणा की पुस्तक पढ़ लीजिए, और भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कोई दूसरी पुस्तक लेने की जरूरत ही नहीं है, सब इनके बारे में जानते हैं। एल लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक आती है, आप वो पुस्तक ले लीजिए। पर ये सारी पुस्तकें पढ़नी नहीं है, आप देखेंगे तो राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे तो हरिमोहन सक्सेना के वही पॉइंट पढ़ने जो हमारे सिलेबस में। एल लक्ष्मीकांत का मुझे लगता है 20% भाग ही आपके सीईटी में, पूरी पुस्तक बड़ी पढ़नी है आप, इस पुस्तक में कुछ भाग ही आपको पढ़ने। फिर आओ भारतीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है प्लस भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मैं दोनों के लिए साथ ही पुस्तक पढ़ा देता हूं, जो आपके मनमोहन शर्मा सर हैं, आरएस के लिए पुस्तक लिखते हैं, और उनकी पुस्तक में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था तीनों ही है। आरएस के लिए पुस्तक लिखते हैं, लेकिन आप सिलेबस को देखेंगे तो आपके अधिकांश पॉइंट आरएस प्री वाले हैं, आरएस मेंस वाले हैं। तो मनमोहन शर्मा सर की पुस्तक पढ़ लीजिए। इनके साथ आप जो भारत का बजट है और जो राजस्थान का बजट है दोनों को पढ़ें, और राजस्थान का बजट के साथ राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, क्योंकि जो योजनाएं वगैरह हैं उन योजनाओं में जो प्रश्न आता है वो सर्वे से ही आएगा आपके। तो बजट केवल भारत का पढ़ना है और राजस्थान का पढ़ना है, भारतीय आपके स्तर पर आपको सर्वे नहीं पढ़ना है, भारतीय सर्वे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। बजट भारत का भी पढ़े, राजस्थान का भी पढ़े, सर्वे केवल राजस्थान का पढ़े, और उनके साथ मनमोहन शर्मा की पुस्तक हो जाएगी, तो चीजें आपके लिए और सरल हो जाएगी। ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद विद्यार्थी साइंस एंड टेक भूगोल, ये आपके माफ कीजिए विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी,
तो साइंस और टेक के लिए विद्यार्थियों, आप साइंस के लिए कक्षा 6 से 10 के लिए जो एनसीईआरटी पुस्तक है वो पढ़ लीजिए। कक्षा 6 से 10 की वाली साइंस वाली पुस्तक आती है, और इनके साथ अगर आप दृष्टि की मैगजीन ले लेंगे तो जो आपकी दृष्टि की जो बुक आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो पढ़ लीजिए। और अगर साइंस और टेक में क्या करना, तो विद्यार्थियों जैसे आप कोई करंट की कोई मान लीजिए पुस्तक पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए मोमल पढ़ रहे हो या फिर आपके क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो, मोमल और क्रोनोलॉजी में क्या होता है, एक पेज विज्ञान और प्रौद्योगिकी आता है हर महीने का, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। साइंस एंड टेक में विशेष तौर से टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में हमेशा सवाल करंट बेस ही आता है। वो करंट की जो मैगजीन होती है उन्हीं में से मिलेगा, ना कि कोई दूसरा आपके बेसिक पुस्तक उसमें से नहीं मिलता है। तो आप जब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को पढ़ते हो, तकनीक को पढ़ते हो, तो करंट बेस पढ़ना है, और वहां पर आपको मोमल और क्रोनोलॉजी को पेज पढ़ना है जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से कुछ बातें आपके आती है। इसके बाद विद्यार्थियों मैथ और रीजनिंग के लिए, भाई मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो रामनिवास माथुर सर की पुस्तक आपके लिए काम आ जाएगी, तो यह पुस्तक आप पढ़ लीजिए। इसके बाद में आपकी हिंदी आती है, सामान्य हिंदी आती है। तो सामान्य हिंदी के लिए आप क्या करें, कक्षा 9 से 12 की जो आपके व्याकरण की पुस्तक है और वो पढ़ लीजिए, या फिर आपके राघव प्रकाश पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, या तो आप राघव प्रकाश पढ़ लीजिए, कक्षा 9 से 12 की सामान्य व्याकरण आती है राजस्थान बोर्ड की, पढ़ लीजिए। और फिर जनरल इंग्लिश के लिए जो अंग्रेजी है उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए जो नीतू मैम है उनकी जो पुस्तक आती है सामान्य आपके अंग्रेजी के लिए पढ़ लीजिए, या फिर आपको जो लुसेंट की पुस्तक आती है पढ़ लीजिए, अरिहंत की पुस्तक आती है पढ़ लीजिए। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी के मार्केट में खूब सारी किताबें आपके जो ग्रामर के लिए है, सामान्य जनरल इंग्लिश के लिए, कोई भी आपकी रुचि की पुस्तक पढ़ लीजिए। नीतू मैम थोड़े से लोकप्रिय अंग्रेजी में, तो उनकी पुस्तक देख सकते हो। सामान्य हिंदी में या तो 9 से 12 की व्याकरण की पुस्तक देख लो, सारा सिलेबस कवर हो रहा है, कुछ बातें छूट रही है, तो उसके लिए आप राघव प्रकाश का सारा ले सकते हो, वहां से आपकी सही हो जाएगी। फिर इसमें समझ आती है सर जो करंट है उसके लिए क्या पढ़े, तो मैं फिर कह रहा हूँ करंट के लिए या तो आप जो मोमल है वो मैगजीन ले लीजिए, या फिर जो क्रोनोलॉजी वो आप ले लीजिए। यूट्यूब पर आप करंट को तैयार नहीं करें, समय ज्यादा लगता है, 1 घंटे क्लास होती है, 5 सवाल पढ़ाए जाते हैं, तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। किताबों से पढ़ना चाहिए, दोनों नहीं लेनी है, कोई एक, दोनों में से कोई एक लेनी, या तो फिर मोमल पढ़ो या फिर क्रोनोलॉजी पढ़ो, चीजें इसमें से आ जाती है, उतनी चीजें आ जाती है जितनी हमें परीक्षा को पास करना होता है। तो ये है। अब कुछ चीजें नहीं जोड़ी गई है, जैसे एक आपके कंप्यूटर नया जोड़ा गया है, एक आपके प्राथमिक स्वास्थ्य आपके नया जोड़ा गया है। तो जो कंप्यूटर है और जो आपके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ टॉपिक है, उनके लिए विद्यार्थियों आप क्या करें, किसी भी कोचिंग क्लास के आप नोट्स ले लो और उनसे पढ़ लो, किताबें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी के बाद में कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें तो आपके विषय पूछे ही नहीं जाते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल सीईटी क्लियर करना तक रहता है। और अगर आप उनको छोड़ते भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बातें पढ़ लेते हो तो फिर 40% वाला क्राइटेरिया पास हो जाता है, और उनके नंबर फिर आगे कहीं काम भी नहीं आते। तो हमारा तो उद्देश्य 40% से अधिक अंक लाना ही होता है वैसे तो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर वगैरह आते हैं, फिर तो कंप्यूटर आपको पढ़ना ही है, फिर उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर आगे भी आपके काम आएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी हमने देखा इसको, इस पूरे सिलेबस को। तो हमने कई सारी बातें पढ़ी, कई सारे हमने पुस्तकों को नाम लिया। मैं पहले भी मैंने कह दिया और मैं वापस एक बार और कह रहा हूँ कि आलोचना नहीं करें मेरी कि सर ने इतनी सारी पुस्तक कैसे बता दी। तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, दोनों नजरिए से बताया। सामान्य बच्चे केवल गाइड नोट्स पढ़े, खुद के नोट्स बना ले, रिवीजन करें, सीईटी क्लियर हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपको जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आप लंबी तैयारी कर रहे हो कि सीईटी भी क्लियर करना, सीईटी के साथ ही मैं आने वाली भर्ती की भी तैयारी करूंगा, और ऐसे भर्ती की तैयारी करूंगा जिसमें सिलेबस है लेकिन वो सीईटी आधारित नहीं है। जैसे आरएस का एग्जाम हो गया, जैसे कोई टीचर्स का एग्जाम हो गया, या भी कोई ग्रेजुएशन लेवल का दूसरा एग्जाम हो गया, तो फिर वहां तो विद्यार्थियों आप गाइड की ओर नहीं जाएं, कोचिंग नोट्स की ओर नहीं जाएं। इन जो मूल पुस्तकें हैं, प्रमाणिक पुस्तकें, उनको देखें, और उनके साथ जहां आपको लगे कि चीजें थोड़ी सी और हमें एडवांस करनी है तथ्यात्मक रूप से, तो वहां कुछ हमें नोट्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने कहा नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए पप्पू सिंह प्रजापति सर की पुस्तक की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उन चीजें और बेहतर तरीके से दी हुई होती है। कई कोचिंग क्लास में नोट्स भी अच्छे आते हैं, हम आलोचना नहीं कर सकते, उन जो अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको अपने अंदर समाहित करना चाहिए, उन चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं। तो इतनी सारी मैंने पुस्तकें बताई है जिसका नजरिया आपके विस्तृत और आपकी व्यापक है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप देखें, इस चीजों को करें। अब विद्यार्थियों जो सारी हमने पुस्तकें देख ली है, इसके बाद में हमारे सामने एक समस्या और आ जाती है सर,
कि हम अब पढ़े कैसे, चीजों को आपके तैयार कैसे करें। तो अगर तैयार कैसे करें वो बात कर ले। जैसा कि विद्यार्थियों आप देखेंगे कि जैसे कोई आपने टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक को मान लीजिए आपने किसी पुस्तक से पढ़ा, जैसे राजस्थान कला संस्कृति कोई आपने टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ ली, मान लो संत की पढ़ लिया आपने टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति का, तो उस टॉपिक को क्या करें विद्यार्थियों, आप एक तरीके से पढ़ने के बाद में अपनी जो पुस्तकें हैं या नोट्स उससे 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने के बाद आप क्या करें, फिर उसके नोट्स बनाएं। जैसे ही नोट्स बन गए तो फिर उस पुस्तक को वापस आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि एक आपने टॉपिक पढ़ा किसी पुस्तक से, उस पुस्तक को आपने 2 बार पढ़ लिया, फिर 2 बार पढ़ने के बाद में आपने उससे क्या बना दिए, अपने नोट्स बना दिए, और फिर आप नोट्स को 3-4 बार पढ़ें, और 3-4 बार पढ़ने के बाद में फिर आप क्या करें, उसी पॉइंट के PYQ या फिर आपके MCQ कर लें। चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएगी। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे संत आपकी टॉपिक पढ़ लिया 2 बार, फिर संत से जुड़ा आपने खुद के नोट्स बना लिए और नोट्स को 2-3 बार पढ़ लिया, फिर आप PYQ MCQ जो संत संप्रदाय से जुड़े हुए उनको कीजिए। चीजें बस इतनी ही करनी है, वो टॉपिक आपका तैयार हो चुका है। हम जितना भी पढ़े हमें कमी लगता है, हम जब परीक्षा के पास जाते जाते हैं तो उस मार्ग में हमें बात महसूस होती है कि हमें कुछ भी याद नहीं। लेकिन जैसे परीक्षा हॉल बैठते हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विकल्पों को देखते हैं तो दिमाग दौड़ने लगता है, हाथ चलने लगता है, चीजें सरल होती जाती है। जब हमें लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, इसका मतलब हम खूब पढ़ चुके हैं। जो पढ़ कर ही नहीं जाता उसको कभी अनुभव नहीं होता, उसको कभी डर नहीं लगता। पढ़ने वाले को डर लगता है, पढ़ने वाले को ये लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो पढ़ कर ही नहीं किया उसको सब कुछ याद होता है अपने आप में, ये बात एक अलग है। तो डरे नहीं, इसको पाठ्यक्रम को देखें और इन चीजों को जाना चाहते तो ये चीजें देख लें, सामान्य तौर पर जाना चाहते सामान्य तौर की बातें देख लें, लेकिन PYQ करना जरूरी है, MCQ करना जरूरी है। और मैं अपने हर क्लास में कहता हूँ कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज्यादा करो। जैसे संत और संप्रदाय आपने 2 बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, तो उस नोट्स को आप 4-5 बार रिवाइज करो। 4-5 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद में आपको कैसे पता कि आपको याद हुआ नहीं हुआ, तो फिर उसका समाधान PYQ MCQ में लगेगा। जब आप PYQ MCQ करोगे, अगर वो राइट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको याद है। आपको सारी बातें अंगुली पर याद नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो फिर आप कंप्यूटर पढ़ जाओगे, सारी चीजें याद हो गई, फिर तो आपके पूरे 300 में 300 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रश्न आता है, प्रश्न के नीचे जो विकल्प आते हैं ना, फिर आपका दिमाग क्रिया करने लगता है और उस क्रिया की प्रोसेस में सही उत्तर निकल कर आता है। जैसे आपने सारा आप सब कुछ पढ़ दिया और आपको कहते बोलो इस संत पर आप सब कुछ बोलो, कैसे बोलोगे? नहीं हो सकता। हाँ, उस संत से जुड़ा कोई प्रश्न आ जाएगा, उसके नीचे विकल्प आ जाएंगे, फिर दिमाग उस गति में दौड़ेगा, उस दिशा में दौड़ेगा, और उस गति और दिशा की जो हमें चीज मिलेगी वो परिणाम हमारा अच्छा ही होगा। तो रिवीजन करें, बार बार रिवीजन महत्वपूर्ण है। PYQ करें, और कोई टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से अच्छा है कि PYQ करें, MCQ करें, घर पर रहकर अपनी रणनीति के अनुसार चलें और अपनी रणनीति के अनुसार ही आप चीजें करते रहें। अपनी रणनीति को बदले नहीं, उसमें डाउट नहीं करें। जब हम रणनीति में चलते हैं, पास में कोई दूसरा विद्यार्थी बैठ रहता है तो हम अपनी चीजों को देखते नहीं, उसको देखते हो क्या पढ़ रहा है, उससे क्या लेना देना। फिर हम अपनी रणनीति को छोड़ देते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। फिर उसके अनुसार चलते हैं तो फिर वो हमारी मानसिक प्रक्रिया उस चीज को स्वीकार नहीं करती, और जब स्वीकार नहीं करती तो हम सफल हो जाते हैं, पास बार सफल हो जाता है। फिर हम अपना आप पर दोष लगाते हैं कि वो तो सफल हो गया, मैं सफल हो गया। और नहीं, वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार चला, आपने अपनी प्रक्रिया को छोड़ दिया। अपने मित्र को अपनी प्रक्रिया से चलने दो, आप अपनी प्रक्रिया से चलो। दोनों को अलग अलग मार्ग होते हैं, दोनों को अलग अलग मस्तिष्क है, सोचने समझने का अलग अलग नजरिया है, तो उनकी रणनीतियां भी अलग अलग होगी। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, सारे बच्चे इनको नहीं पढ़ सकते, कुछ बच्चे वहां जाएंगे और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो ये वाला मार्ग अपनाएंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे। दोनों तरीके ठीक है, मैं किसी एक को स्वीकार किसी दूसरे के स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अपने अपने स्तर पर दोनों ही चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अपनी प्रकृति को समझे, अपने व्यवहार को समझे, अपने मस्तिष्क को समझे, और उसके अनुसार फिर आप डिसीजन लें। तो ये CET का है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से इसको देखें, तैयारी करें। अगली क्लास में हम एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।